नमस्कार। मेरा नाम अमर कोहली है। मेट्रोटिक विलेज इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियोपॉलिटिक्स इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। आज के इस विषय में पूरे विश्व भर में जो जियोपॉलिटिकल समस्या है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है और विश्व भर की जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या समस्याएं निर्माण हो सकती है और भारत के हर एक नागरिक का भारत का जो ग्रोथ इंजन है, पिछले दशक भर में भारत का ग्रोथ इंजन, भारत की जीडीपी लगभग दोगुना हुई है। भारत की जीडीपी 2014 पे लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी या फिर 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी थी, वो आज 2024 में लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी बन चुकी है। तो इन 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक भारत की इकोनॉमी बढ़ चुकी है, लगभग डबल हो चुकी है। और इसके कारण भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे कि चिनाब ब्रिज है, अटल सेतु है, समृद्धि महामार्ग है, कोस्टल महामार्ग है, यूपी में महामार्ग है, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट है, इन जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट है। इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण उन सब प्रदेशों में विकास की अपॉर्चुनिटी बनी है और इससे रोजगार में बहुत सारी अपने भारतीय यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज बनी है। वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण हो, भारत के हर शहर में मेट्रो रेलवे का निर्माण हुआ है। तो इससे और भारत में जल्दी ही बुलेट ट्रेन का निर्माण प्रस्तावित है और इस विषय में बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका है। तो भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का पिछले 10 सालों में बना है। और भारत के हाईवेज का जो कंस्ट्रक्शन है, इसका स्पीड लगभग 3 गुना, जो 2014 तक हाईवेज कंस्ट्रक्शन स्पीड थी लगभग 14 से 17 किलोमीटर, वह 2014 से लेकर 2024 तक हाईवेज कंस्ट्रक्शन की स्पीड रही है 37 किलोमीटर, लगभग 3 गुना। और इससे भारत की इकोनॉमी बढ़ी है, भारत में रोजगार की अपॉर्चुनिटी, रोजगार की बहुत सारी संधियां उपलब्ध हो रही है। और खासकर स्टार्टअप्स, एमएससी में बहुत सारा भारतीय युवा वर्ग ने, इस युवा वर्ग का योगदान बेहद प्रशंसनीय रहा है। कॉर्पोरेट्स में नए अपॉर्चुनिटी, एआई, मशीन लर्निंग्स, डेटा साइंस, इन सब से भारत में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी क्रिएट
हो रही है। इस मेट्रोटिक विलेज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने पिछले कई वीडियोज में एक विचार रखा आपके सामने कि भारत का हर एक परिवार श्री राम जी के विचारों से प्रेरित और श्री राम जी के विचार गहन अध्ययन कर अपने परिवार में अगर इन विचारों का, श्री राम जी के विचारों का अनुसरण करते हैं तो भारत की जो ग्रोथ इंजन है वो डबल स्पीड से चलेगी और भारत में जो ग्लोबल जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, समस्या है, इसमें ये समस्या मैनेज करने में भारत की ही जियो पॉलिटिकल समस्याएं नहीं पर पूरे विश्व की समस्याएं, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज करने में भारत की भूमिका बहुत बड़ी रह सकती है। इसलिए हम सबको हमारे विचारों में कंसिस्टेंसी, एक विचारों की स्थैर्यता, स्टेबिलिटी अगर लानी है तो हम सबका यह दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है कि हर भारतीय अपने परिवार को श्री राम जी के विचारों से अनुग्रह करे, अनुसरण करे। इससे जो वैचारिक स्टेबिलिटी, जो थॉट प्रोसेस पूरे भारतीय समाज में, भारतीय राष्ट्र में एक विचारों की स्टेबिलिटी आ सकती है और स्टेबिलिटी से ही डेवलपमेंट प्रोसेस सहज हो सकती है। क्योंकि अगर जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का हम अध्ययन कर रहे हैं, आज विश्व भर में जो भी जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इस कॉन्फ्लिक्ट्स का, इन जियो पॉलिटिकल समस्याओं का कुछ अगर कारण बन रहा है तो ये रेड स्केयर है। ग्लोबल फोर्सेस जो नॉन टैरिफ के वजह से है, दुनिया भर की रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस हमारे कब्जे में आए। इस का कारण जो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं, उससे ग्लोबल वॉर की पूरा जगत, पूरा विश्व ग्लोबल वॉर्स, जो आज विश्व में 2 ग्लोबल वॉर्स चल रहे हैं, जिसमें यूक्रेन और रशिया है, और वेस्ट एशिया में जैसे कि इजराइल है, ईरान है, सीरिया है, ISIS यह आतंकी संगठन है। और भारत के सामने बांग्लादेश एक नई समस्या उभर कर आई है। बांग्लादेश, जैसे कि भारत ने 1971 में यह बांग्लादेश कभी पूर्व पाकिस्तान, भारत का ही प्रदेश रह चुके ये बांग्लादेश, 1947 में जब भारत की डिवीजन हुई, फाड़नी हुई, तब यह पूर्व पाकिस्तान था और यह पूर्व पाकिस्तान को जिस पश्चिमी पाकिस्तान ने, जो आज का पाकिस्तान, यह पाकिस्तान का नेतृत्व दबा कर रख रहे थे, तब उन पर जो अत्याचार हो रहे थे, तब भारत ने अपनी सेना, अपना मनुष्य बल, अपनी आर्थिक ताकत इस पूर्व पाकिस्तान के पीछे लगाकर इसका स्वतंत्र देश के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण करने में बड़ी भूमिका रखी थी। आज वही एक जमाने का भारत का ही अंग रहे
पाकिस्तान के कुछ कुछ लोग हैं जो चरमपंथी विचारधारा के लोग हैं, इनके इनके बहकाव में आकर आज भारत के खिलाफ पहल करने के लिए बांग्लादेश में जो हिंदू समाज है, इस समाज पर अत्याचार कर रहा है। तो ये सब जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हमें समझने के लिए, पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान की जो नीतियाँ है, मैंने पूरी पाकिस्तान की नीतियाँ एक वीडियो में आपको समझाई है, आप वो वीडियो देख लीजिए। चाहे तो मैं इस कमेंट सेक्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी दूंगा कि पाकिस्तान की विचारधारा भारत के प्रति कैसी है। ये पूरी वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए, एक कंसिस्टेंसी आने के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है पूरी विश्व भर में बन रही है, जो यूक्रेन रशिया है या फिर इज़राइल, ईरान, हमास, सीरिया, इस जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते भारत के सामने इस पूरे जो पॉलिटिक्स में भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्या भारत के सामने क्या समस्याएं, क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है, और भारत को कुछ ग्लोबल पार्टनरशिप कर इन जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे मैनेज कर सकते, ये पूरी चर्चाएं आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। जैसे हमने देखा कि भारत का जीडीपी, जीएनपी, ये जीएनपी के लिए भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इन सब क्षेत्रों में भारत ने, एग्रीकल्चर है, इन सब क्षेत्रों में भारत ने एक निर्विवाद आघाड़ी ली है। और जो इन क्षेत्र में भारत एक 10 साल पहले, 15 साल पहले इम्पोर्टर देश था, उन क्षेत्र में भारत एक्सपोर्टर बन के उभर कर आया है। इसी वजह से जो मैंने बोला कि लास्ट 10 सालों में पिछले दशक में 2014 से लेकर 2024 में भारत की जीडीपी दोगुनी बन चुकी है, डबल बन चुकी है, जो अबाउट 4 ट्रिलियन बन चुकी है। इससे रोजगार में अपॉर्चुनिटी निर्माण हो चुकी है। तो एक अंदर एक समझ कर हम चल रहे हैं कि भारत की स्थिति मजबूत बन रही है, और ये मजबूती की तरफ लाने के लिए मैंने आपके सामने एक विचार रखा था कि भारत के हर एक नागरिक को अपने परिवार में श्री राम जी के विचारों का अनुसरण करना है, ताकि जो वैचारिक स्टेबिलिटी रहेगी, वैचारिक स्थैर्यता रहेगी, वैचारिक कंसिस्टेंसी रहेगी, ये भारत के डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत बड़ी योगदान हो सकती है। नहीं तो क्या हो सकता है कि अपने विचारों में स्टेबिलिटी नहीं है, अपने विचारों में एक स्थैर्यता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, करके क्या हो रहा है कि कुछ लोग हमारा दिमाग एक प्रोवोकेटिव नैरेटिव्स क्रिएट करके कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, संपत्ति की हिस्सेदारी, ये क्या होता है। अपने घर में जब संपत्ति की हिस्सेदारी, ये क्या होता है, यह एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अपने घर में कलह निर्माण करना। अगर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात जब अपने घर में करते हैं तो वो कलह निर्माण होता है। तो पूरे देश में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये आइडिया
ये थर्ड क्लास फालतू कम्युनिस्ट आइडियाज जो पूरे विश्व ने नकार चुके हैं, यह ऐसे ही आइडियाज लाने वाले ललिता पवार है या फिर एक जीवन साव आने के बड़े अपने ज़माने के एक बड़े नेगेटिव किरदार करते थे, भांग से असमझ गए होंगे। तो ये रेड स्केयर जिनके मस्तिष्क से चलती है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, यह अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में कलह निर्माण करने का काम करते हैं। जब कलह होता है वहाँ पे कुछ हासिल तो होता नहीं, पर पूरी विकास की प्रक्रिया ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, और वह राष्ट्र अपने विकास पथ से दूर हटकर समस्याग्रस्त बन जाता है। और इन्हीं सोच के, इन्हीं रेड स्केयर के कारण आज भारत में मणिपुर है, 1954 से ये चल रहा है, अप्सा है, उल्फा है, इसके चलते 1954 से यह मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आज प्रकाश में है, आज सबको दिख रहा है। यही रेड कंपोनेंट पूरी दुनिया भर में ऐसे ही कलह निर्माण करने के लिए, समस्याएं निर्माण करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स निर्माण करने के लिए पूरे दुनिया भर जाना जाता है। ये अपने राष्ट्रवाद को नहीं मानते, राष्ट्र का जो अपना आत्मा है इसको नहीं मानते। भारत का आत्मा क्या हो सकता है? भारत का आत्मा श्री राम ही है। भारत के रग रग में श्री राम है, कण कण में श्री राम है। तो श्री राम के मंदिर को नकारेंगे, श्री राम के मंदिर को, प्राण प्रतिष्ठा को ये हाजिर नहीं रहेंगे, उपलब्ध नहीं रहेंगे। क्या दिखाना चाहते हैं? इसीलिए हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हमारे परिवार में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमारे परिवार में श्री राम जी के विचारों का अनुसरण करना है। इससे हम हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में डिसिप्लिन आ जाती है। और ये भारत का ग्रोथ इंजन जो अच्छे से चल रहा है, तब पिछले 10 सालों से, जो लगभग पिछले 10 सालों से यह इंजन दोगुना गति से बढ़ चुका है। ये देखा नहीं जा रहा है कि बिग इकोनॉमीज है, बिग कंट्रीज है, जैसे कि फाइव आइज है, तो यह सब कंट्रीज पूरा राष्ट्र इसी तरह से सोचता है, ऐसा नहीं। लेकिन उन राष्ट्र में जो रेड कंपोनेंट होता है, हमारा रेड कंपोनेंट हमारे खिलाफ ही काम कर रहा है, लेकिन बड़े राष्ट्र में जो रेड कंपोनेंट होता है वो इन ऐसे भारत जैसे एमर्जिंग नेशन से, एमर्जिंग इकोनॉमीज है, इन पर दबाव बनाने के लिए, राजकीय पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए राष्ट्र के, भारत के अंतर्गत कार्यक्रम में, भारत के अंतर्गत प्रदेशों में कलह निर्माण कर सकते हैं। ग्लोबल फोर्सेस। तो हमें पहचाननी होगी कि कलह की तरफ कौन लेके जा रहा है, कलह कैसे निर्माण होता है। हमें अच्छे से यह ध्यान में रखना है। कलह से विकास
संभव नहीं है। कलह कौन से होंगे? कलह जातिवाद के नाम पे होगा, अर्बन नक्सलवाद के नाम पे होगा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे होगा। लेकिन भारत की आस्था जो हिंदू धर्म है, इस पे अगर हम हमारे विचारों की स्टेबिलिटी लाते, कंसिस्टेंसी लाते, तो भारत के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, भारत की जितने भी समस्याएं हैं, यह समस्याओं का समाधान ही आएगा। और भारत के समस्याओं का समाधान हिंदू विचार में ही है। अगर हम देखते हैं, जो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश भारत का प्रदेश है, लेकिन वहाँ पे यह प्रदेश पूरी तरह फेलियर बन चुके हैं, पूरे विश्व के सामने फेलियर बन चुके हैं। इसका कारण क्या है? अगर अध्यात्म की गहराई में जाओगे, विचारों की गहराई में जाओगे, तो इसका कारण इन प्रदेशों से रामायण छुटी है, रामायण बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। यह पूरी तरह फेल हो चुके हैं। 1947 में जिस तरह से कि नए देश बनाएंगे, नए स्वर्ग बनाएंगे, इस तरह ये नए देश बन गए थे, पूरी तरह फेलियर है। आज 60 सालों के बाद, 50 सालों के बाद यह देश पूरी तरह फेलियर है, क्योंकि श्री राम जी के विचार छूट गए। अगर हमारे देश में यह डेवलपमेंट की प्रोसेस हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो श्री राम जी के विचार हमारे पूरे परिवार में पक्के करने होंगे। और ग्लोबल ताकतें हैं, ग्लोबल ताकतों ने अगर अपने देश में जो रेड कंपोनेंट है, रेड कंपोनेंट को अपने देश की एडमिनिस्ट्रेशन पर हावी न होने दिया और लॉन्ग टर्म विजन रखे, आज ये बिग कंट्रीज खुद स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने एक ज़माने में काम किया लॉन्ग टर्म विजन लेकर, इसका भी मैं आगे चल के कभी वीडियो बनाऊंगा, कभी ब्लॉग बनाऊंगा, इस पे मैं अपना विचार रखूंगा। जो बिग कंट्रीज़ है, बिग इकोनॉमीज़ है, जैसे यूएस है, यूके थी, अभी नहीं है शायद, जर्मनी है, रशिया है, ये बिग कंट्रीज़, आज भारत है, हम सबको ये गौरवान्वित विचार है कि आज भारत एक बिग कंट्रीज के रूप में उभर रही है। शायद में तो पहले से ही बिग से है, लेकिन आज इकोनॉमी के रूप में फर्स्ट 5 में आज समाविष्ट है। और दुनिया के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स बन रहे, दुनिया के लिए जो समस्या बन रहे, उस पर भारत अपने विचारों की ताकतों से एक एमर्जिंग ग्लोबल नेशन बन रहा है। तो ये जो बिग इकोनॉमीज है, यूएस है, रशिया है, फ्रांस है, यूके है, भारत है, यह सब बिग इकोनॉमिक कंट्रीज, जापान, कोरिया, ऑब्वियसली चाइना, अगर यह देश एक ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत रेड कंपोनेंट मैनेज करते हैं और जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज करते हैं, तो इसका सीधा लाभ जो दुनिया भर में गरीब है, पिछड़े है, इन सब की पॉवर्टी एलिमिनेशन पे काम करा जा सकता है। हेल्थ केयर, इन सब को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दिया जा सकता है, क्योंकि
अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन। वही इन्वेस्टमेंट में आएगा। अगर ग्लोबल पार्टनरशिप बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, हो सकता है एजुकेशन साइंस में, बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, और स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी, इन क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। इसलिए ये बिग इकोनॉमिक्स है, इन्होंने लॉन्ग टर्म विजन, जैसे ये लॉन्ग टर्म विजन लेके काम करते आए हैं, लॉन्ग टर्म विजन लेके, लेकिन ह्यूमन एस्पेक्ट से अगर काम करेंगे तो एक सबके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं, नए रास्ते मिल सकते हैं, और डेफिनेटली सबके लिए एक पूरा विश्व है एक बेटर वर्ल्ड के रूप में उभर सकता है। अगर जियो पॉलिटिक्स में भारत का सिंपल नज़रिया भी है कि भारत में जहाँ तनाव निर्माण हुआ है विश्व भर में, वहाँ पे भारत ने मदद की पहल की है। हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं, श्रीलंका में दे सकते हैं, यूक्रेन में दे सकते हैं, चाइना में दे सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, यूएई में दे सकते हैं कि बहुत सारे उदाहरण है। भारत ने अपना सबसे पहले कोरोना वैक्सीन में डिप्लोमेसी देखी थी ऐसी कि बहुत बहुत जगह पे भारत ने अपने आप सामने आकर लोगों की मदद की, विश्व स्तर में लोगों की, बाकी देशों की, बाकी राष्ट्रों की मदद करी है। इसलिए भारत के जो ये पूरे पॉलिटिकल कंडीशन से, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी है पूरे विश्व भर में, या भारत के सामने भी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी है, इस पर भारत ने अगर जैसे कि डिफेंस है, हेल्थ केयर है, और जैसे वैक्सीन है, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट है, इन सब सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इन सब सेक्टर्स में भारत ने आज भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनमें ही अच्छी सी अपॉर्चुनिटी भारत के लिए भी बन रही है। भारत का खुद का डोमेस्टिक मार्केट, एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। इस डोमेस्टिक मार्केट हमेशा सारे कंट्रीज को, सारे बिग कंट्रीज से लेके छोटी छोटे कंट्रीज के लिए एक लुक्रेटिव मार्केट रहा है, टेम्पटिंग मार्केट रहा है। यह करके भी भारत में जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बनाने की कोशिश होती है, तो लार्ज स्केल कंजम्पशन होता है। डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है, वी आर 140 करोड़ प्लस पॉपुलस नेशन, बड़े लोक संख्या का हम राष्ट्र है, तो लार्ज स्केल कंजम्पशन है। इसलिए भारत को, और भारत में जो लोग भारत से उद्योग करते, मास प्रोडक्शन, यह सब अगर पॉवर्टी एलिमिनेशन यह टारगेट लेकर भारत और भारत के जो ग्लोबल अलायंसेस है, यह स्ट्रैटेजी लेकर, यह डोमिनेंट स्ट्रैटेजी लेकर मास प्रोडक्शन करते हैं, तो भारत के लिए जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती है। इसलिए भारत में जो स्टार्टअप्स है, जो एमएसएमईज है, जो कॉरपोरेट बिग हाउसेस है, इनके लिए इन सब लोगों ने, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने, इन सब संगठनों ने
एक टीम वर्क के तहत एक मेथड बेस्ड अप्रोच लेकर एक अच्छा खासा भारत की डेवलपमेंट प्रोसेस में अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं हम, तो भारत में इलेक्ट्रिसिटी और इसके एप्लीकेशन के कारण भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी उत्पादकता, इसकी क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी को नए डायमेंशंस निर्माण हुए इलेक्ट्रिसिटी के कारण। इसलिए भी भारत के लिए और ग्लोबल बिग कंट्रीज के लिए भी एनर्जी सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए नेचुरल रिसोर्सेस है और नए इनोवेटिव रिसोर्सेस है, जैसे हाइड्रोलिक ऑयल। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक उदाहरण के तौर पे रिन्यूएबल एनर्जी, यह सब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाले हैं। सौर ऊर्जा भारत को अपनी जीडीपी और जीएनपी पे काम करने के लिए, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बोली, यह मैन्युफैक्चरिंग में अपना योगदान देने के लिए भारत को इलेक्ट्रिसिटी और बाकी हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखे। आज प्रोडक्शन का जो निर्माण है, प्रोडक्शन का नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन हो रहे हैं, कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी के द्वारा नए प्रोडक्ट्स निर्माण हो रहे हैं, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निर्माण हो रहे हैं। और इन सबसे उत्पादकता भी बढ़ती है, कैपेबिलिटी भी बढ़ती है, क्षमताएं भी बढ़ती है। तो इन सब का और लेसर टेक्नोलॉजी से हेवी स्टील प्लेट्स का प्रोसेसिंग हो सकती है, उसको वो कट किया जा सकता है। वही लेसर टेक्नोलॉजी के कारण डेलिकेट से डेलिकेट आई सर्जरी होती है। एक इंस्टेंसेस दे रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग कि कहाँ क्या क्या डेवलपमेंट क्या है, क्या क्या कैपेबिलिटीज हुई है, और इन सब में क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। इन सब भारत के यूथ को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने विचारों में स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी लाने के लिए श्री राम जी के विचार हमें अनुग्रहण करने हैं, अनुसरण करने हैं। जो इससे क्या हुआ कि एक नेशनल डिसिप्लिन क्रिएट हो सकती है, नेशनल डिसिप्लिन से नेशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी, और जो पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नए निर्माण होंगे वो अच्छे से मैनेज किए जा सकते हैं, उसका प्रबंधन हो सकता है। इसीलिए भारत की समस्या है, भारत के सामने जो अपॉर्चुनिटी निर्माण हो रही है, जो संधियाँ उपलब्ध हो रही है भारत के लिए, इन सब के लिए भारत के यूथ को, भारत के हर एक नागरिक को श्री राम जी के विचार अपने परिवार में अच्छे से ग्रहण करना है। बेंगलोर है, भाग्यनगर है, हैदराबाद जिसे कहते हैं आप, पुणे है, मुंबई है, गुजरात है, जहाँ कर्णावती या हैदराबाद है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज इनमें ऑलरेडी सेटअप है। मुंबई में तो फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज है, पुणे में, बेंगलोर में, हैदराबाद में। ये प्रमुख केंद्र बन गए हैं भारत के लिए उद्योग और उद्यमशीलता। ये बहुत ही पुराने, एक दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन
के चलते भारत ने उद्योग जगत में है हर एक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया है और करते आ रहे हैं। भारत ने पिछले 3 दशकों से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो बूम देखा, इसमें भारत के गांव और छोटे छोटे शहरों में जो यंगस्टर्स, जो युवा वर्ग है, इन कॉलेजों में, इन स्कूल्स में गए हुए जो यंगस्टर्स है, युवा वर्ग है, इन्होंने भारत के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान किया है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इसरो की भी बात करते हैं, तो एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कहा जाता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में ही कित से इतने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होते, और इस सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज पे ही कोई इंडस्ट्री का है, कोई उद्योग जगत का है अवलंबन, या फिर उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। इंटेलेक्चुअल उसमें देखिए, अगर डेटा एंट्री, अगर अपना भारत का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखेंगे तो इसमें डेटा एंट्री से लेकर डेटा एनालिस्ट, इसमें अपने सपोर्ट पर्सनल से, मार्केट डेवलपर से, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने इसमें काम करा है, उसमें योगदान दिया है। इस तरह इंडस्ट्रीज बनती है, इस तरह इंडस्ट्रीज में एक बोलते हैं ना कि इंडस्ट्रीज में विकास निर्माण होता है, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करी जाती है, इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जाती है, रेवेन्यूज क्रिएट करे जाते हैं। इसलिए भारत का जो युवा वर्ग है, छोटे छोटे शहरों में, गांव में जाने वाले, कॉलेज है, स्कूल्स में जाने वाले, इन सब में एक वैचारिक स्टेबिलिटी, विचारों में स्थिरता और कंसिस्टेंसी रखने के लिए एक विजन क्रिएट करना है। जैसे अब हम बड़े कॉर्पोरेट जगत में जाते हैं तो बात करते हैं कि विजन्स की बात करते हैं, मिशंस की बात करते हैं। विजन डॉक्यूमेंट क्या है, मिशन डॉक्यूमेंट क्या है? मिशन डॉक्यूमेंट, भारत के लिए मिशन क्या है कि भारत को अपने जो समस्या है, उन समस्या समाप्त कर अपने भारत के जो लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विकास के प्रक्रिया में हम समावेश कर सके और उनका हम अच्छे से उनको लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल हम दे सके। उनको एजुकेशन है, हेल्थ केयर में है, फूड वाटर सिक्योरिटी है, और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल हम उनके लिए निर्माण कर सके। यह भारत के लिए पूरी डेवलपमेंट प्रक्रिया निर्माण बनाने के लिए विचारों में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और यह विचार श्री राम जी के विचार अपने परिवार में अनुसरण करके यह पॉसिबल है। भारत जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बन रही है, जो चैलेंजेस बन रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं, यह इनका एक डेमोग्राफिक डिविडेंड हम बोल रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यह बेनिफिट्स पाने के लिए भारत के नागरिकों को अपने देश के लिए कर्तव्य बोध से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ के योगदान देने की आज जरूरत है। इसीलिए हर एक बिग कंट्रीज को भारत का भी इसमें समावेश है, तो यूएस है, यूके है, जर्मनी है, जापान है, रशिया है, बाकी सारे तमाम देश है। इनके लिए सबसे
बड़ी चैलेंजेस रहेंगी जियो पॉलिटिक्स में है। जैसे कि सबसे बड़ी चैलेंजेस हमने कोविड-19 देखी, हेल्थ कंसर्न्स, एक ग्लोबल पेंडेमिक, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दिस ग्लोबल पेंडेमिक्स। कोविड-19 एक रिसेंटली देखा है 2020 में जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे मैनेज करते हैं, पॉवर्टी एलिमिनेशन, इसमें एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेशनल रिसोर्सेस, यह सब कैसे इसका प्रबंधन हो सकता है। अगर यह विजन लेकर भारत और बाकी सब बिग इकोनॉमीज, बिग कंट्रीज इस सब की पहल कर सकती है, तो जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट बन रहे हैं, यह मैनेज कर एक आगे चल के हर एक नागरिक को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी जीवन शैली प्राप्त हो सकती है। और इसलिए हर एक नागरिक ने, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, कि श्री राम जी के विचार अनुसरण करना है, अनुग्रहण करना है, गहन अध्ययन करना है, अपने परिवार में वो विचार प्रकट करने हैं। आशा करता हूँ ये आपको मेरा विचार जो मैंने आपके सामने रखा है आपको पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट कमेंट्स के द्वारा है, लाइक्स के द्वारा है, और अपने परिवार में शेयर कीजिए। धन्यवाद।